Hello everyone, this is Ved. I hope you guys are doing great. So guys, I am your physics teacher. You can attend my lectures on Unacademy app as well as on YouTube. So guys, इस चैनल की जो हम बात कर रहे हैं अनरेवल नीट, तो बेसिकली ये चैनल आपके प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे जो काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और आपको भी पता है कि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए बगैर आप नीट का एग्जाम तो देने वाले हैं नहीं, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो और इस चैनल के लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन या तो आप प्लस का ले सकते हैं या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में थोड़े फीचर्स जो होते हैं आपके प्लस से ज्यादा होते हैं। आइकॉनिक में एक आपको मेंटर भी मिलता है जो प्रॉपरली आपको गाइड करता है और आपकी जो नीट की जो जर्नी है उसमें आपकी वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं प्रॉपरली मैंने यहां पे प्लस का और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्लान मेंशन कर दिया है। तो आपको जिस भी प्लान को लेना है आप ले सकते हैं। साथ के साथ आप इस कोड वेद को यूज कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मीटर ब्रिज से रिलेटेड। आप देखो यहाँ पे क्या पूछा है आपको। यहाँ पे ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंसेस ए 10 ohm रेजिस्टेंस ओके इन द राइट गैप एट ए पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशियो 3:2। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 1.5 मीटर देन द लेंथ ऑफ 1 ohm ऑफ द रेजिस्टेंस वायर। तो पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं लेफ्ट वाला रेजिस्टेंस, ये हमारा राइट वाला है। ठीक है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके यहाँ पे मान लो कि नल पॉइंट मिला है और ये हमारी चलो बैटरी यहाँ पे ऐसे हमने कनेक्ट कर दी। सिंपल से डायग्राम बना लिया हमने। अब क्या करना है, ये आपका P हो गया, Q की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया है 10 ohm दिया है। इस लेंथ को L1 ले लेते हैं L2। अब ये बताओ ये मीटर बेस है, बैलेंस पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना P इंटू L2 इज इक्वल टू Q इंटू L1। तो P बाय Q और ये L1 बाय L2 की वैल्यू हमें गिवन है, रेशियो 3:2 हमें गिवन है। P की वैल्यू हमें नहीं पता है, Q कितना है 10, L1 L2 की वैल्यू 3/2, तो कितना आ गया 15 ohm आ गया। तो हमें इस P का रेजिस्टेंस पता चल गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला इसने, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 1.5 मीटर, मतलब ये जो वायर है इसका लेंथ कितना है 1.5 मीटर है। इट मीन्स गाइज 1.5 मीटर लेंथ का वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस है 15 ohm। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस 15 ohm है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ 1 ohm ऑफ द रेजिस्टेंस। तो अगर 1 ohm का रेजिस्टेंस होगा तो उसका लेंथ कितना होगा हमें निकालना है। तो यार हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाय A, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। R1 मुझे पता है कितना 15, R2 भी पता है 1, L1 मुझे पता है 1.5, L2 मुझे नहीं पता। तो इससे अब आप L2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1.5 डिवाइड बाय क्या कर देते हैं 15, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 0.1 मीटर आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। सो गाइज, ये जो क्वेश्चन है हमारे सेमीकंडक्टर का है, इसमें आपको दिया है फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आप ये बताओ कि यहाँ पे बेस एमीटर और कलेक्टर के साइज के बारे में बात कर, आप रीड कर सकते हो हर एक ऑप्शन में बेस एमीटर कलेक्टर का साइज। तो आपको पता है कि कलेक्टर का साइज ज्यादा होता है, बेस का साइज सबसे कम होता है और जो हमारा एमीटर होता है उसका साइज मॉडरेट होता है। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होना चाहिए हमारा। देखो, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। बाकी अगर आप इनको रीड करोगे, देखो बेस एमीटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, तो यार सेम साइज तो नहीं होता, ये हमें पता है। इसमें देखो बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, ऐसा कुछ नहीं है, एक फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस होता है उसको एक्टिव रीजन में लाने के लिए। इधर देखो बेस एमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डॉपिंग कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। सो गाइज, ये क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से है। देखो, द रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स
टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, तो अभी पूछ रहा है कि दोनों का इंटेंसिटी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो गाइज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, हाफ हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो यानी कि अगर उनके कॉन्ट्रीब्यूशन का अगर आप रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 1:1 आएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो। सो गाइज ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड दिया हुआ है। आप देखो क्या बोल रहा है, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें गिवन है, हमें पूछा है मोबिलिटी बता दो। तो यार मोबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या है, वी डिवाइड बाय ई। तो वी कितना है 7.5 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय ई। ई कितना हमारा, ई है हमारा यहाँ पे 3 × 10⁻⁻10। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपका 2.5 10⁻6। सो गाइज ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोसेट से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हमें यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया है, ओके, जिसका रेडियस आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अब इस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना दिया हुआ है, और आपसे ये पूछा है कि इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यार आपके पास इसके लिए फॉर्मूला है KQ/R², बस खत्म। इस डेटा को पुट करो आंसर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें सेंटर से डिस्टेंस लेना है, तो सेंटर वाला डिस्टेंस कितना है आपका 15, तो उसको मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना है ये। तो सॉल्व करना है, डेटा पुट करो, आंसर निकाल लोगे आप 1.28 10⁻5। सो गाइज ये क्वेश्चन हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें यहाँ पे देखो 9.9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 0.0099 ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1। ये आप इधर से अगर देखो यहाँ पे हमने जैसे इसको सिंपली हम सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना बचेगा 8, ये कितना बचेगा 9 और ये होगा 9, तो 9.801। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो गाइस सब्ट्रैक्शन में क्या देखना होता है, लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना होता है। तो देखो इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस कितना है 2 है, इसमें कितना है 4, तो मिनिमम कितना है 2। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसमें भी डेसिमल प्लेसेस 2 होने चाहिए। तो देखो ये हमारा क्या है 9.9801। तो गाइस 1 और 2, उसके बाद हमें नेक्स्ट वाले डिजिट को चेक करना होता है, ठीक है। तो ये कितना है 0 विच इज लेस देन 5 ना, 5 से कम है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा 9.98। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। गाइस रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, YDSC से पूछा हुआ है, बेसिकली वेव ऑप्टिक्स बोल सकते हो आप। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस इज हाफ, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, देन द फ्रिंज विड्थ। आप ये बताओ सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज, वो स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, तो पहले डी था उसको आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ओके। और स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो गैप है उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, उसको क्या कर दिया है, डबल कर दिया। हमें पूछा है फ्रिंज विड्थ में क्या चेंजेस आएंगे। तो फ्रिंज विड्थ बीटा कितना होता है, लैम्डा डी अपॉन 2D है, तो बीटा डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा डी को क्या लिख दो 2D, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा स्मॉल d बाय 2। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी अपॉन कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाय ये हो गया 2D, ठीक है। इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, ये बेसिकली हमारा लैम्डा डी बाय डी होता है, इस डी को हटा दो, ओके। तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्रिंज विड्थ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो गाइस इस क्वेश्चन में दिया है 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock. A contains an ideal gas at a standard temperature and pressure. B is completely evacuated. ठीक है, तो मतलब वीक में मान लो कि इसके अंदर कुछ नहीं है, वैक्यूम है। The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process. आप भी बताओ कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ भी गैस जो भी हीट है वो एक्सचेंज नहीं होने वाला, तो Q की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो आपको पता है वो किस में होगा, वो आपके एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है, क्योंकि एडियाबेटिक में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। सो गाइस इस क्वेश्चन में हमें सिंपली फाइंड आउट करना है एनर्जी, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। सो E इज इक्वल टू क्या है mc², बस ये m की वैल्यू रखो 0.5 10⁻³ और C यहाँ 3 × 10⁻8 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे आपका आंसर 4.5 10⁻13 जूल आ जाएगा। सो गाइज ये क्वेश्चन हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है। देखो ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्ज्ड इन ए वाटर एंड वाटर राइजेज इन इट टू ए हाइट h, ठीक है।
किसी कैपलरी को हमने लिक्विड में इमर्ज कर दिया, ठीक है, तो कितना राइज कर रहा है उसके अंदर, h हाइट तक। अब पूछ रहे द मास ऑफ वाटर इन द कैपलरी ट्यूब इज 5 ग्राम, और जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है कैपलरी ट्यूब में उसका आपको मास दे दिया 5 ग्राम। अब पूछ रहा है कि another capillary tube of radius 2r is immersed in water, the mass of water that will rise in the tube। अब सेम उसी कंटेनर में, उसी लिक्विड में मान लो हमने एक दूसरा कैपिलरी ट्यूब इमर्ज कर दिया जिसका रेडियस 2r दिया, तो पूछ रहा है उसके अंदर लिक्विड जो राइज करेगा उसका मास कितना होगा। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं कि वहां पे लिक्विड जो राइज कर रहा है, h का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। स्मॉल r होता है रेडियस ऑफ ट्यूब होता है, ठीक है, कैपिटल आर जो होता था वो होता था रेडियस ऑफ मेनिस्कस, लेकिन हमने इसको स्मॉल आर के टर्म्स में कन्वर्ट कर रखा है। अब आप ये बताओ कि अगर ये हमारा कैपिलरी ट्यूब है तो इसके अंदर मान लो h हाइट तक हमारा लिक्विड है ना, ये h हाइट तक, तो अगर हमें इसका मास निकालना है, ठीक है, कि कितना मास है इसके अंदर, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी वॉल्यूम को लिख देता हूं पाई स्मॉल आर स्क्वायर h, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आर होता है। अब यहाँ पे m रो पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू उठा के यहां रख दो 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ क्या क्या कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन दोनों के लिए सेम रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा, लिक्विड की डेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो जी भी सेम है, तो सिंपली m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आने वाला है, यहाँ पे r आने वाला है। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे ये अगर आप देखोगे ये क्या है आपका r स्क्वायर है और ये r, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं, तो जो भी इसके अंदर मास है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्यूब के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे m1 बाय m2 करोगे तो ये कितना आएगा, r1 बाय r2। स्टार्टिंग में मास 5 ग्राम, m2 में निकालना है, पहले का रेडियस कितना है r, दूसरे वाले सेकंड केस में हमने कितना कर दिया, डबल कर दिया, तो m2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 ग्राम। तो सेकंड केस में जो अमाउंट होगा वाटर का कितना होगा, 10 ग्राम होगा। सो गाइस एक और क्वेश्चन हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। यहाँ देखो आपको एक स्क्रू गेज दिया है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 mm दिया है, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑलरेडी गिवन है 0.01 mm। इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने दिए हैं आपको, 50 दिए हुए हैं। अब आपको ये पूछा है द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, कि पिच क्या होगा इसका, तो देखो लीस्ट काउंट क्या होगा, P बाय N होगा, ओके। तो लीस्ट काउंट आपका 0.01 है, P कितना दिया है आपका, हमें कैलकुलेट करना है, एंड नंबर ऑफ डिविजन्स आपके 50 हैं, तो P इज इक्वल टू 50 इंटू 0.01 कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.5 mm आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। तो ये क्वेश्चन हमारे लॉजिक गेट का है, यहाँ पे हम इसका ट्रूथ टेबल हमें बनाना है, तो ये हमारा A B 0 0 0 1 1 0 1 1 और ये आउटपुट। तो अब इसका इनपुट ले लेते हैं, देखो ये हमारा कितना 0 0, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, ये नॉट गेट का आउटपुट जस्ट अपोजिट होता है। अब देखो ये 1 + 1, ओके, और इसका आउटपुट ये क्या देगा, 1 का आउटपुट ये 0 देने वाला, तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं 0 1, तो ये मान लिया 0 ये 1, तो ये कितना आएगा 1 और ये आएगा 0, 1 0 क्या आएगा 1, उसका आउटपुट ये 0, यहाँ पे आ गया 0, ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि यहाँ पे 1 0 लेके देखना है, तो ये 1 और ये 0, तो इधर कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 और 0 का आ जाएगा 1 और 0 + 1 कितना होगा हमारा 1 और इधर आ गया 0, तो ये हो गया 0। एंड अब लास्ट बचा है ये, इसको भी देख लेते हैं क्या है, दोनों इनपुट हाई है, 1 1 रहेगा 0 0 0 + 0 0 और इधर क्या आ जाएगा 1, तो ये हमारा इसका ट्रूथ टेबल आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये किससे मैच कर रहा है, एंड गेट के ट्रूथ टेबल से मैच कर रहा है। तो आप चेक करो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है, क्योंकि 1 1 पे 1 आ रहा है, बाकी सब पे आउटपुट हमारा क्या है 0, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर। सो गाइज इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैस का हमें एवरेज थर्मल एनर्जी फाइंड आउट करना है। मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। तो अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है थर्मल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस, वो क्या हो जाएगा 3/2 kBT हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। सो गाइस एक और थियोरेटिकल क्वेश्चन है, देखो द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो हमारा मेटल होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। बट इंसुलेटर और जो सेमीकंडक्टर होता है वहां पे अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव किसका होगा, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर का। तो आंसर आपका ऑप्शन 1 होगा यहाँ पे। सो गाइज ये हमारा सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg 10 kg रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए 2 रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर
विद नेग्लिजिबल मास। आप ये बताओ कि एक मास यहाँ पे है मान लो, दूसरा आपका यहाँ पे, ये कितना है 10 kg, ये कितना है आपका 5 kg है। ओके, दोनों का आपने 1 मीटर के सेपरेशन पर रख दिया। अब पूछा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg, तो इस 5 kg से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो गाइज ये R1 ये R2 और दोनों के बीच के सेपरेशन को क्या बोलते हैं R, और R1 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है M2R डिवाइड बाय M1 प्लस M2। पुट करो, M2 कितना है यहाँ पे 10, R कितना है 1, टोटल मास कितना है ये आपका 15 हो गया, तो कितना आएगा 2/3। ठीक है, तो R1 की वैल्यू आ गई 2/3 मीटर में, लेकिन उसने सेंटीमीटर में पूछा तो ये 67 सेंटीमीटर के आसपास आएगा आपका। फाइनली गाइज आज के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने प्रॉपरली डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको बस ये करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि कौन से चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है। ठीक है, इसका आइडिया लग गया होगा, और साथ के साथ आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं। तो प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को आप एक बार और अच्छे से देख लेना। और हाँ, आपको मजा आया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, और साथ के साथ सेशन को लाइक भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है जी, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव फन।